सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पहले मैं सोच रही थी कैमरा ऑन करूँ कि नहीं, पर कर दिया। आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है, मैंने हेयर कट कराया है। मेरे बाल थोड़े से छोटे हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे डैमेज हेयर्स हो गए थे, लेकिन उसका आज के लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस ऐसी बता रही थी। आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद है, बहुत लंबे, और थोड़े कम हो गया तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। पिछली जो लेक्चर था ना, वो मार्क्सिज्म पे अब्रप्टली बंद हो गया था। उसके बाद शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई कि पता नहीं क्या, तो फिर मैंने वॉइस ओवर डाल के उसको एंड करा वीडियो को। और उसमें जहाँ पे पिछला लेक्चर छोड़ा था उसके वहीं से आज से हम कंटिन्यू करेंगे। और प्लस मैं थक भी गई थी इतनी देर बोल बोल के। थकना तो नहीं चाहिए वैसे। तो आज हम नियो मार्क्सिज्म और सोशलिज्म और फिर फासिज्म का कुछ पार्ट और अनार्किज्म, जो कि हमारे सिलेबस में है भी नहीं, फिर भी जो उसके यूनिक ऑथर्स है, जो क्वेश्चन मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। मैं आ गई थी अभी थोड़ी देर के लिए स्पेशल अपीयरेंस के लिए और अपने बाल ब्लॉन्ड करने के लिए, और अब हम चलते हैं PDF पे और समझते हैं आज का क्या लेक्चर। पिछले सेशन में हमने नियो मार्क्सिज्म से स्टार्ट करना था, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बोलते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बेस पे डिपेंड नहीं होता। बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी आप सबको पता होगी। और अच्छा, मैंने कल मार्क्सिज्म ना बहुत स्पीड में ख़त्म करवा दिया था, बस ऊपर ऊपर से समझा के। अगर किसी को अलग से वीडियो चाहिए, या मतलब अगर आपको किसी और चैनल पे समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं मार्क्सिज्म के ऊपर एक अलग से क्लास ले लूँगी। और बेस में हमारी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, और सुपर स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो इन बेस पे निर्भर होता है, ऐसा मार्क्सिस्ट बोलते थे। सुपर स्ट्रक्चर में फैमिली, रिलीजन या दूसरे इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ, ये सब आते थे। तो लेकिन नियो मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म से अलग कैसे है? वो ये बोलता है कि सुपर स्ट्रक्चर जो है पूरी तरीके से बेस पे डिपेंडेंट नहीं होता। प्लस जो इसका ओरिजिन हुआ था नियो मार्क्सिज्म का, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से हुआ था, जो कि 1923 में सेटअप हुआ था। यहाँ से बहुत बारी फैक्चुअल स्टेटमेंट बन जाती हैं, और इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल को इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च भी बोलते थे पहले। ठीक है, अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिटलर वगैरह वाला सीन। देन यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे ना इस इंस्टीट्यूट के, कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो वो जो थे वो कैपिटलिज्म के बहुत खिलाफ थे। ठीक है, एंड वो सोवियत सोशलिज्म को लेकर भी काफ़ी डिसइल्यूजन थे, मतलब कि उनको उस स्केप्टिकल थे एक तरीके से, आप मान लो कि उनको इतना विश्वास नहीं होता था सोवियत सोशलिज्म पे। तो अगर दो चीज़ें बात की जाए, नियो मार्क्सिज्म में फ्रैंकफर्ट स्कूल से शुरुआत होती है, एंड कैपिटलिज्म और सोवियत सोशलिज्म के वो एंटी बात करते हैं। और फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो आइडियाज़ इमर्ज हुए थे उन्हीं को हम क्रिटिकल थ्योरी के फॉर्म में भी डिस्क्राइब करते हैं। अब पूरा का पूरा फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा पार्ट, लाइक अप्रॉक्स 80 to 90% पार्ट क्रिटिकल थ्योरी को डिपेक्ट करता है फ्रैंकफर्ट स्कूल का। इसके जो फेमस थिंकर हैं वो है डेविड हेल्ट जो है वो बात करते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की। किस बारे में, किस चीज़ को क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं डेविड हेल्ट, क्योंकि वो क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर है, तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल प्रैक्टिसेस को। ठीक है, सोशल प्रैक्टिसेस में भी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें वो एक आइडियोलॉजी क्रिटिक कर रहे हैं, जिसमें जो मतलब ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस, नॉट सारी अच्छी वाली जो सोशल प्रैक्टिसेस होंगी, जो वेलफेयर के लिए काम कर रही होंगी, हेल्थ के लिए काम कर रही होंगी, उनको तो कोई बंदा क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। तो ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस जिसका मतलब एक आइडियोलॉजी ऐसी हो जो रियलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही हो, मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो आपको रियलिटी से परे ले जा रही हो। ठीक है, रियलिटी में कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, और आपसे चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही हो। कंसील यानी कि छुपाना, कंसीलर लगाते होगे लड़कियां, तो वैसा छुपाते हो ना आप अपने डार्क सर्कल से, नॉल कंसीलर से। तो ये तो हो गया थोड़ा सा जोक, पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों वो क्रिटिसाइज करते थे ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वो हमको रियलिटी से दूर लेकर जा रही थी, और वो हमारे पावर रिलेशंस को, जो कि लेजिटिमेट पावर रिलेशन है, असिमेट्रिकल है, उसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स वाई जो क्रिटिकल थ्योरी के हैं, स्पेशली डेविड हेल्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस को। तो कभी एजर्शन रीजनिंग आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देन और इसमें वो किस बारे में कंसर्न थे, तो वो कंसर्न थे सोशल इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस को लेकर। ठीक है, एंड दे हाउ दे आर प्रोड्यूस, कि सोशल इंटरेस्ट जो है, या कोई किसी भी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्ट्रडिक्शन है,
वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे शुरुआत होती है किसी भी कन्फ्लिक्ट की, सोशल इंटरेस्ट की, और फिर वो जब शुरुआत हो जाती है तो उसको फिर से रिप्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ठीक है। और किसमें रिप्रोड्यूस किया जाता है? इन द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन। डोमिनेशन वही वो जो बुर्जुआजीज करते थे, ठीक है, डोमिनेट करना इजी है। देन यहाँ पे थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ दिस सिस्टम दे होप टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ द रूट्स ऑफ डोमिनेशन। तो जो नियो मार्क्सिस्ट थे या फिर जो हम क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर्स अगर हम बोले तो वो कहीं ना कहीं डोमिनेशन से रिलेटेड जो उसकी जड़ थी कि ये जो डोमिनेशन हुआ कैसे, उसके बारे में वो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। एंड हेल्प टू कंपेल चेंजेस इन कॉन्शियसनेस एंड एक्शन। प्लस वो चाहते थे कि हम कैसे ना कैसे करके इन आइडियोलॉजीज में, जो कि जिन आइडियोलॉजीज को अभी तक दबाया गया है, उसमें हम कैसे चेंजेस ला सके कॉन्शियसनेस में भी और एक्शन में भी, कि मतलब बेसिकली हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सके। मार्क्सिस्ट बोलते थे कि भाई उनकी जो ज़्यादा थ्योरी थी वो आइडियलिस्टिक थी कि हाँ भाई क्लास स्ट्रगल होगा, सोशलिज्म आएगा, लेकिन नियो मार्क्सिस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल व्यू लेकर चल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। जो तुम बोल रहे हो ठीक है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने का तुमने कोई वे प्रोसेस नहीं बताया, तो इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दैट वाई क्रिटिकल थ्योरी। अब क्रिटिकल थ्योरी जो है वो नया इंटरप्रिटेशन लेकर आती है मार्क्सिज्म का। अब नया इंटरप्रिटेशन क्या है? हर चीज़ में, ठीक है। तो जो मार्क्सिस्ट था वो बहुत इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे फोकस करता था, ये आपने वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो ये सारा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे फोकस करते थे मार्क्सिस्ट। अब जब नियो मार्क्सिस्ट आए तो उन्होंने सारी चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, फिलोसफी, साइको एनालिसिस, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो वो नियो मार्क्सिस्ट से इसलिए कि वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं और सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, ना कि सिर्फ वो इकोनॉमिक नहीं देख रहे, ठीक है। अब उनके में तो बेस में तो ये था ना कि हर चीज़ इकोनॉमिक पे निर्भर करती है। प्लस इनके लीडिंग फिगर्स हमें याद रखना है फ्रैंकफर्ट स्कूल के। फ्रैंकफर्ट स्कूल हो, नियो मार्क्सिस्ट हो, क्रिटिकल थ्योरी आ जाए, ये थोड़ा आपको थोड़ा डिफरेंस है तीनों में, पर ज़्यादातर हम इसको एज अ सिनोनिम लेकर चलते हैं। अब इसमें क्या है? थियोडोर एडोर्नो, मार्क्स हॉर्खहाइमर, हर्बर्ट मार्कस और जर्गन हैबरमास, ये सारे जो हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर हैं। अब दो में तो मार ही आ रहा है, देखो यहाँ पे हैबरमास में, ठीक है, हॉर्खहाइमर से मैंने फॉक कैसे कुछ याद किया, आपको ट्रिक बाद में याद कराऊंगी किसी शॉर्ट्स में, ठीक है, अभी याद नहीं करते, एक साथ हम बहुत सारे थिंकर्स कर लेंगे। तो एक या तो ऐसे डोर है, ठीक है, दरवाजा है, मैं बता ही देती हूँ, छोड़ो अलग से क्या शॉर्ट्स बनाऊंगी। ओके, द थियोडोर एडोर्नो, तो डोर दरवाजा, ठीक है, और दरवाजा क्या है? हॉर्खहाइमर से, या फिर डोर जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता, ठीक है। तो थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर और हर्बर्ट मार्कस। अब जब आप किसी को दरवाजे में बंद कर रहे हो वो अपने आप को मार रहा है, ठीक है, तब मार्कस। एंड देन जर्गन हैबरमास, और उसका जो डोर का जो मास है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका जो वजन है दरवाजे का, डोर का, वो बहुत ज़्यादा है मास। तो थियोडोर एडोर्नो, जर्गन हैबरमास ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और जो डोर की मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुकी है कि मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं खुल सकता, तो मार्क्स हॉर्खहाइमर भी इसी में हो गए। एंड देन हर्बर्ट मार्कस, कि वो एक बच्चा था, वो अपने आप को दरवाजे में उसने लॉक कर लिया था और मार रहा था अपने आप को, मतलब डिप्रेशन में चला गया होगा। अब ये थी बहुत गंदी सी ट्रिक, मैंने ऐसी ट्रिक नहीं बनाई थी जब मैंने याद किया था, लेकिन जब मैंने याद किया तो मैं खुद ही भूल गई कि मैंने कैसे याद किया था पिछली बार इसको, सारे थिंकर्स को एक जगह, कुछ एक स्टोरी तो बनाई थी, अभी याद नहीं आ रही है, बाद में आपको कभी बता दूंगी। तो कल्चरल, और वो बात करते हैं कल्चरल क्रिटिक ऑफ बुर्जुआजी सोसाइटी नहीं करते वो, ठीक है, बट पर्टिकुलरली सॉरी मैं बता रही हूँ, कल्चरली क्रिटिसाइज करते हैं बुर्जुआजी सोसाइटी को। कौन? ये सारे थिंकर्स और नियो मार्क्सिस्ट, ठीक है। और पर्टिकुलरली बट कल्चरल क्रिटिक में भी वो सबसे ज़्यादा किसको फोकस करते हैं? टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन को, कि जो तुमने अपने टेक्नोलॉजी के नाम पे तो लोगों को डोमिनेट कर रहे हो ना, कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है और वर्कर्स के पास नहीं है, मशीनरी है, इंडस्ट्रीज है, तुम्हारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसके वो खिलाफ थे, ना कि कैपिटलिस्ट डोमिनेशन के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट भी किया हुआ था कि टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन के खिलाफ थे नियो मार्क्सिस्ट, ना कि कैपिटलिस्ट डोमिनेशन के।
और उसमें भी वो कल्चरली क्रिटिसाइज करते हैं बुर्जुआजी सोसाइटी को कि तुमने एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया है कि जहाँ से जो वर्कर्स है वो उठ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तुमने उसको टेक्नोलॉजी के तले दबा दिया है। देन नियो मार्क्सिस्ट की दो मेन जैसे हर चीज़ की ब्रांचेज होती है, तो नियो मार्क्सिस्ट भी दो चीज़ों पे काम करता है, एक साइंटिफिक एक ह्यूमैनिस्टिक। अब ह्यूमैनिस्टिक की बात करें तो ह्यूमैनिस्टिक पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ह्यूमैनिस्टिक जो इंटरप्रिटेशन है नियो मार्क्सिज्म की, वो यंग मार्क्स की राइटिंग से में हमें देखने को मिलती है। और जो यंग मार्क्स की राइटिंग्स है उसमें सबसे पहला आता है पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हम इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और ये क्रिटिकल थ्योरी का मेन स्ट्रीम में आता है, ठीक है, यंग मार्क्स। ओके, तो अगर मार्क्स, तो मैंने आपको कल बताया था कल के लेक्चर में यंग मार्क्स कौन है और ओल्ड मार्क्स कौन है। तो यंग मार्क्स की राइटिंग्स जो है वो ह्यूमैनिस्टिक इंटरप्रिटेशन में नियो मार्क्सिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसमें क्या डोमिनेंट थीम क्या है ह्यूमैनिस्टिक इंटरप्रिटेशन में? प्रॉब्लम्स ऑफ एलिनेशन एंड वेज टू ह्यूमन इमेंसिपेशन, ठीक है। कि जो आपने एलिनेशन थ्योरी सबने पढ़ी होगी मार्क्सिज्म की, तो एलिनेशन जो यंग मार्क्स ने थे, मतलब स्टार्टिंग की राइटिंग्स थी मार्क्स की, वो एलिनेशन थ्योरी की बात करते हैं, ह्यूमन इमेंसिपेशन की बात करते हैं। तो नियो मार्क्सिस्ट में जो ह्यूमैनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बात करता है एलिनेशन थ्योरी और ह्यूमन इमेंसिपेशन की थ्योरी के बारे में। और उसमें जो मेजर थिंकर आते हैं वो आते हैं हर्बर्ट मार्कस, जिनका वन डायमेंशनल मैन बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन्होंने वन डायमेंशनल मैन में ये बताया था कि, मतलब वन डायमेंशनल मैन की बुक का भी नाम है और इनका कॉन्सेप्ट भी है कि जो वर्कर्स की जो कंडीशंस है, जो वो एलिनेशन में रहते हैं, एलिनेशन में कहाँ रहते हैं? बुर्जुआजी सोसाइटी में, राइट। तो विच हैव रिड्यूस द ह्यूमन बीइंग टू वन डायमेंशनल मैन, मतलब जो उसकी जो सोच है ना उस वर्कर की, वो आपने सिर्फ एक जगह तक लिमिट कर दी है कि तुम्हें बस ये प्रोडक्शन करनी है और अपना वेज लेना है, प्रॉफिट क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, ठीक है, बाकी चीज़ें मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ जितना बोला जाए उतना करो, ठीक है। तो जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है उसने ह्यूमन बीइंग को, स्पेशली यहाँ पे वर्कर्स को, एक वन डायमेंशनल मैन की तरह लिमिट कर दिया है कि वो सिर्फ एक ही डायमेंशन से सोच रहा है और बाकी डायमेंशंस में वो किसी पे फोकस नहीं कर रहा। ये हर्बर्ट मार्कस बोलते थे। देन ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप बात करते हैं मार्कस की। मार्कस बोलते हैं क्योंकि ये जो थिंकर्स है ना, इनकी स्टेटमेंट आ सकती हैं कि दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी फर्स्ट बी मेड अवेयर ऑफ देयर कंडीशन ऑफ अनफ्रीडम। सबसे पहले आप उनको फ्री करने से पहले, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर आपको आज़ादी दिलवानी है तो उसको आज़ादी दिलवाने से पहले आप उसको ये तो बताओ कि आज़ादी मिलेगी कैसे, ठीक है, अनफ्रीडम की कंडीशंस तो बताओ, ठीक है, उसको अवेयरनेस तो क्रिएट करो। तो ये वो मार्कस बोलते थे। और साइंटिफिक स्ट्रेन ऑफ नियो मार्क्सिज्म की बात करें, जो दूसरा ब्रांच है नियो मार्क्सिज्म का, उसमें ये बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स की बात करता है। कौन सा साइंटिफिक जो ब्रांच है वो बात करता है स्ट्रक्चर्स की, एज वेल एज उनका क्या रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, मतलब स्ट्रक्चर्स का किससे रिलेशन में, स्ट्रक्चर का रिलेशन कल्चर से, आइडियोलॉजिकल फैक्टर से और सोशल फैक्टर से। तो ये सारे जो कीवर्ड्स है वो आपको नियो मार्क्सिस्ट में याद रखना है, साइंटिफिक स्कूल में, ठीक है, नियो मार्क्सिस्ट का साइंटिफिक ब्रांच। देन इसके जो फेमस थिंकर हैं, ये हर्बर्ट मार्कस ह्यूमैनिस्टिक वाले में आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बींग्स को वन डायमेंशनल मैन बोला था। और लुइस अल्थूजर जो है वो साइंटिफिक स्ट्रेन में आ जाएंगे, जो कि बात करते हैं डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, स्पेशली देयर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की, कि क्या उन्होंने जितने भी ह्यूमन सोसाइटीज के स्ट्रक्चर्स थे उन सबको एनालाइज किया था, किसने? लुइस अल्थूजर ने। और स्पेशली उसमें भी कौन सा स्ट्रक्चर एनालाइज किया था सबसे ज़्यादा? मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो हम मार्क्सिज्म में देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने पूरी थ्योरी दी थी लुइस अल्थूजर, ठीक है। अब इसमें जो जहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहती है, मैं हवा में, तो मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद ये पूरा एक बारी PDF पढ़ती हूँ, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करके सिर्फ उतना समझाती हूँ। बीच बीच में कुछ किसी की बायोग्राफी दे रखी होती है, या कभी कभी जैसे ओपी गावा में ये होता है कि आपको जो पॉइंट पहले से ही समझा रखा है ना, उसी को अदर वर्ड्स में सिंपलिस्टिक तरीके से 2-3 बार वो लिख देते हैं, मतलब एक ही लाइन को 2-3 तरीके से समझाते हैं वो। तो इसलिए मैं फिर पूरा समझाती नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ दिया है, ठीक है। तो जितना पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे भी चाइना की स्टोरी और हिटलर वगैरह की स्टोरी लिखी है, माओ ज़ेडुंग की, ये सब नहीं आता। माओ ज़ेडुंग जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे ये मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि प्रॉब्लम ऑफ फाइटिंग आउट द फोर्सेज ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास। तो अब ये कंक्लूजन निकल के आता है नियो मार्क्सिस्ट का कि जो आज की जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ इतनी नहीं है कि वर्किंग क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास
के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। पहले तो ये सही था कि हाँ भाई कैपिटलिस्ट क्लास थी, वर्किंग क्लास थी और इनको क्लास स्ट्रगल करना पड़ रहा था लेट 19th सेंचुरी में। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, डिपेंडेंसी थ्योरी आती है और डिपेंडेंसी थ्योरी के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि जो स्ट्रगल है अब वो शिफ्ट हो चुका है टू द फाइट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, अब सारे जो डेवलपिंग नेशंस है वो आपस में फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म। तो अब जो क्लास स्ट्रगल है ना वो सिर्फ वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में नहीं रहा। अब आप हर कोई कंट्री जो है उस टाइम में 20th सेंचुरी में किसी ने कोई ना कोई इसको अपनी कॉलोनी बना रहा है, ठीक है, या नियो कॉलोनियलिज्म आ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर कैप्चर कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट भी एक स्ट्रगल बढ़ गया है डेवलपिंग नेशंस का। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं बता चुकी हूँ, ये लाइन इसलिए हाईलाइट नहीं करी है। तो बात करेंगे सोशलिज्म की। सोशलिज्म बहुत डिटेल में आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सोशलिज्म जो है उसको ये वाला इस बंदे का नाम आपने सुना होगा PYQ में कई बार। ठीक है, मैथ्स द फॉलोइंग में कभी इनकी बुक आती है, कभी कहीं। और सबसे फेमस स्टेटमेंट ये वाली भी PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहीं से वो देखो उठाते हैं ना। और आपको ये स्टेटमेंट जब पहली बार आई होगी PYQ में 2019-20 में आई थी शायद, तो तब आपको नहीं पता चल रहा होगा, राइट, क्योंकि आपने बुक ही नहीं पढ़ी थी। तो CEM जोड़ इन हिज इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, तो जोड़ना होता है ना, जोड़ का मैंने बढ़ा लिया जोड़ना। तो ये जोड़ रहे हैं किसको, अभी तक हम पढ़ रहे थे मॉडर्न, अभी तक हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी। अब हमें पता चला अच्छा भाई मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़नी है, शिट। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है वो उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जोड़ा। किसने जोड़ा, जोड़ ने जोड़ा। CEM जोड़ ने इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी दिया, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को मॉडर्निटी के साथ किसने जोड़ा, जोड़ ने जोड़ा। ऐसे आप इसकी बुक में याद रखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फेमस स्टेटमेंट याद रखोगे, स्टेटमेंट तो नहीं कोट बोलते हैं आजकल, है ना, कोट याद रखोगे, सोशलिज्म इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबॉडी वेयर्स इट। दैट्स द वेरी 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 गुड स्टेटमेंट। मेरे को बहुत अच्छी लगती है जितनी बार मैं ये पढ़ती हूँ, क्योंकि इसका एक डीप मीनिंग है कि सोशलिज्म एक ऐसा मतलब टोपी बन चुकी है ना कि कोई भी किसी के सर पे लगा रहा है। ठीक है, कोई भी सोशलिज्म के नाम पे कुछ भी कर रहा है, लाइक कुछ भी, है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से सोशलिज्म का मीनिंग निकाल लिया है और सिर्फ अपने आप को सोशलिस्ट बोल देते हैं। जब सोशलिस्ट बोलते हैं तो उनको लगता है कि भाई उनकी कंट्री डेमोक्रेटिक हो चुकी है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो सोशलिज्म की जो एक अपना खुद का जो एसेंस था, जो स्ट्रक्चर था, जिसको उन्होंने बोला हैट। अब एक हैट है, एक हैट आप छोटे बच्चे को पहनाओगे और वही हैट आप किसी बड़े सर वाले बंदे को पहनाओगे तो उस हैट की शेप तो बेचारे की बिगड़ जाएगी ना, तो वो अपने नॉर्मल शेप में तो रहेगा नहीं, जो उसका रियल एसेंस था वो बिगड़ जाएगा और वो आपके हिसाब से शेप ले लेगा जो कि बड़ा बच्चा है या फिर जो मतलब बड़े सिर वाला है। बेसिकली ये कहने का मतलब था। अब आपको ये जोड़ से ही याद रखना कि वो जो एक हैट को जोड़ना भी चाहते थे, कि मतलब एक उनकी टोपी थी वो टूट गई थी और उसको जोड़ना चाहते थे कि कैसे जोड़ूं, फेविक्विक लगाऊं, क्या करूं। तो ये जोड़ की स्टेटमेंट है। देन जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उसके हिसाब से सोशलिज्म की डेफिनेशन है क्या, फिर एक ऐसी मतलब इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि एक ऐसी थ्योरी या ऐसी पॉलिसी है जो कि क्या बोलती है कि आपका ओनरशिप होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए किस पे, कैपिटल पे, लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, बाय द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जब एक इंडिविजुअल ना होके या कोई मतलब सिर्फ एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, कैपिटल, लैंड और प्रॉपर्टी है या मीन्स ऑफ जितने भी प्रोडक्शन है उनके पास, कम्युनिटी के पास है एज अ होल, ठीक है, एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो भी कर रहे हो दूसरों का ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तभी तो सोशलिज्म से हमें वेलफेयर की याद आती है, राइट। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, आएगी कभी पेपर में, टिक कर देंगे ऑब्वियसली, हमें पता है कि ये होता है सोशलिज्म। अब हमारा जो पेपर है आंसर राइटिंग वाला तो पेपर है नहीं कि हमें डेफिनेशन रटने नहीं पड़े, सिर्फ समझना ही है। जोसेफ्स कंप्यूटर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड PYQ कम से कम हर बार ही आता है ऑलमोस्ट, तो मैंने इसको बहुत अच्छी ट्रिक से याद किया था। इस बार के पेपर में भी ये वाला सेम बुक पूछी गई थी जोसेफ्स कंप्यूटर की, तो जैसे इसको मैंने बहुत अच्छे से याद किया था, पता है कैसे, जैसे कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर के मेन नाम में S और C आ रहा है
और इसकी जो बुक है उसमें भी यही आ रहा है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो सोशलिज्म और ये कैपिटलिज्म। तो मैंने कंप्यूटर का ना CSC याद रख लिया अपने दिमाग में, एक मतलब इमेजिनेशन बना ली। और मेरा इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैं अगर कोई वर्ड अपने आँख बंद करके दिमाग में बिठा लूँ ना, और उसको ऐसा, जैसे वो देखा होगा आपने तारे ज़मीन पर कि वो आँखें बंद करता था, उसको ऐसे अक्षर दिखने लग जाते थे, वैसा मेरे साथ होता है। तो इस कंप्यूटर, अब ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए। जब मैं समझा रही हूँ तो मेरी आवाज़ पे फोकस करना, ठीक है। इस कंप्यूटर का आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये वैसे बहुत बार आ गई है, वैसे भी याद हो गई होगी, और जिसको याद नहीं हुई है तो उसको SC से याद रख लो, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। पर ये याद रखो कि उनकी जो बुक है उसके नाम में कैपिटलिज्म पहले आता है और सोशलिज्म बाद में, ठीक है। मेरे को तो ऐसे याद हो गया था, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि अरे कितनी, ये तो ट्रिक को भी याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिए होगी, इतना मुश्किल है। पर मुश्किल है नहीं, बट हो सकता है किसी को लगे, तो सॉरी। अच्छा, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन नहीं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कोट, ठीक है। जो इन्होंने बोला, कभी कभार पूछ लेते हैं ना कि ये किसका कोट है, तो इन्होंने क्या बोला था, दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड। सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म ऐसा सीन है, एक ऐसी मतलब आइडियोलॉजी है जिसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंट्रोल किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि उस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कब प्रोड्यूस किया जाएगा, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, और कौन उसको प्रोड्यूस करेगा, कितना किसको मिलेगा, हु गेट व्हाट, ये सब कौन डिसीजन लेता है? सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। और कोई प्राइवेटली ओन्ड या प्राइवेटली मैनेज फर्म्स नहीं लेते ये डिसीजन, पब्लिक अथॉरिटी ये डिसीजन लेती है। और इसलिए क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी एक डिसीजन ले रही है तो वो क्या है? सोशलिज्म है। ऐसा उन्होंने डिफाइन किया था सोशलिज्म को, कंप्यूटर ने, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बहुत ट्रिकी सा स्टेटमेंट लिखे ना, हु, व्हाट, हाउ, और पब्लिक अथॉरिटी वर्ड दिखे कि और प्राइवेट के खिलाफ बात हो रही हो, तो वो सोशलिज्म की डेफिनेशन होगी ऑब्वियसली, पर वो कंप्यूटर ने बोली है, ये भी याद रखनी है। अब सोशलिज्म जो है बात करता है इकोनॉमिक सिस्टम अंडर विच द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोडक्शन आर प्लेस्ड अंडर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड, ये मैंने बोला ना कि आपको ओपिकावा में बार बार रिपीटेड स्टेटमेंट दिखेंगी, तो ये दे आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, पब्लिक अथॉरिटी करती है और सोशल प्रोडक्शन होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये सब्सटैंटिव राइट्स फॉर सिटीजन्स की बात करता है। अब टाइप्स ऑफ सोशलिज्म हम समझते हैं, और वो समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम सोशलिज्म का ट्रू करेक्टर समझ पाए, ठीक है। करेक्टर वाला वो वाला करेक्टर नहीं, वो दूसरा करेक्टर। अब इसमें दो तरीके के सोशलिज्म आते हैं, जिसके अंदर बहुत अलग अलग सोशलिज्म आते हैं, एक एवोल्यूशनरी, एक रेवोल्यूशनरी। और ज़्यादातर जो सोशलिज्म है वो एवोल्यूशनरी टाइप के सोशलिज्म है, मतलब उसी की अलग अलग ब्रांचेज हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की। इसके जो फादर है वो है एडवर्ड बर्नस्टीन, ठीक है। किसके? अरे बताओ तो, अरे मैं बताती हूँ। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के फादर है एडवर्ड बर्नस्टीन। तो पेज 55 तक हम खत्म कर चुके हैं और अब बात करते हैं हम पेज नंबर 56, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। सो जो ये ब्लू वाला कंटेंट हाईलाइटेड है ना, वो सारा किसका रिलेटेड होगा? जहाँ जहाँ आपको ब्लू दिखे मतलब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की, और जो येलो वाला है वो आपको दिख रहा है रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म के लिए येलो हाईलाइटर यूज़ किया है मैंने। सो इसको ध्यान रखना आप जो भी मैं समझाने वाली हूँ। तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना नहीं चाहते इन अ सिंगल शॉट, मतलब वो धीरे धीरे इवॉल्व होना चाहता है। इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है कि आप इवॉल्व होके, मतलब ग्रेजुअली आप चीज़ें करना चाहते हो। ऐसे नहीं कि फटाक से आए, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही उठा के उखाड़ फेंकी। वो कौन करते थे? वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले करते थे। रेवोल्यूशन से याद आपको क्या आता है? मार्क्सिस्ट, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे भी कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी इसको बोलते हैं। सो अब बात करते हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में क्या लिखा है? नॉट बाय मतलब डिग्री बाय डिग्री, ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं एवोल्यूशनरी वाले, ठीक है। वो इवॉल्व होना चाहते हैं। तो जब हम इवॉल्व होते हैं तो धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं ना, जैसे पहले हम बोला जाता है कि पहले हम एप्स थे फिर मैन बने वगैरह वगैरह, तो वैसा। और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो सोशलिज्म को इंट्रोड्यूस तो करते हैं इन टोटालिटी, मतलब एक साथ ही आए और आपने आके ओवरथ्रो कर दिया कि भाई हमें चाहिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए हम मतलब रेवोल्यूशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और खाड़ फेंकेंगे इस समाज की कटु सत्य को, वटेवर। सो उनको रिप्लेस करना चाहते थे कैपिटलिस्ट सिस्टम को बाय सोशलिस्ट सिस्टम। तो इसलिए हम इसको मार्क्सिस्ट सोशलिज्म भी बोलते हैं। और ये सोशल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग स्मॉल कंसेशंस फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शन। तो ये वाली लाइन है कि एक्सेप्ट करना स्मॉल छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब कहीं आप नेगोशिएट कर लो, कहीं मैं नेगोशिएट कर लो, ठीक है। कहीं आपने एडजस्ट कर लिया, कहीं मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक सेकेंड इसको मैं कम करूँ, ये कम क्यों नहीं हो रहा?
इतना सही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करने वाली चीज़ें, वो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म मानता है। मतलब एवोल्यूशन का आप एग्जाम्पल ले लो इंडिया को, ठीक है, और इंडिया से इसको समझना, ठीक है, फॉर द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, ठीक है, थोड़े थोड़े कंसेशन करें, लेकिन वो इसमें जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है वो इसमें नहीं मानता। मैंने आपको बताया येलो से लिखा हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ लिखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता रही थी कि वो इसमें नहीं मानते, और ये लाइन जो है कहीं ना कहीं हम एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में देखेंगे। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज में बिलीव करता है, ठीक है, एंड वो कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में होगा, वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का कॉम्प्रोमाइज, कि थोड़ी आपने बात मान ली, थोड़ी मैंने बात मान ली, बीच में हमने एक पॉइंट पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है, सो दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज अलाउड टू कंटिन्यू, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। रेवोल्यूशनरी में वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम होगा, लेकिन बस कुछ चेंजेस करेंगे हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में, और उसको थोड़ा सा सोशलिस्ट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे कि दूसरे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनका भी वेलफेयर हो। और रेवोल्यूशनरी वाले जो है वो बोलते हैं कि वो डायरेक्ट अटैक करते हैं किस पे, जो कि सोशल ऑर्डर में जो अभी जो प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर है, मतलब जो एक प्रिवेलिंग सोशल ऑर्डर यानी कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, उसको वो डायरेक्टली अटैक करते हैं, वो कोई समझौता वगैरह नहीं करना चाहते, इसलिए उसको हम मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन भी बोलते हैं। किसको, येलो से मैंने बताया, येलो से कौन है, ये वाला हाईलाइट किया है मैंने, रेवोल्यूशन को। तो रेवोल्यूशन जहाँ पे आ रहा है ना, रेवोल्यूशन इज अ नेगेटिव वर्ड, और आप नेगेटिव वर्ड को आप अभी के लिए येलो कलर से देखो, ठीक है, ब्लू कलर यानी कि जहाँ पे ब्लू ब्लू होगा वो वहाँ पे पॉजिटिव बातें लिखी होंगी, ऐसा। और लिबरल सोशलिज्म, जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है उसको हम लिबरल सोशलिज्म बोलते हैं, वेयरएज ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलते हैं रेवोल्यूशनरी वाले को। इससे बहुत बारी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनना। प्लस एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वही अच्छी अच्छी बातें, डेमोक्रेटिक मेथड यूज करना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक प्लानिंग, ये 3 पिलर्स हैं, ठीक है। जब मैं आपको नोट्स दूंगी ना अपने बना के बहुत अच्छे से, ये तो अभी पैराग्राफ में है, तो उसमें आप ऐसा अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो मेरे साथ साथ, कि 3 पिलर्स ऑफ सोशलिज्म और 3 बुलेट पॉइंट्स ऐसा लिख दो एक एक करके, डेमोक्रेटिक मेथड, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, या माइंड मैप बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ऑन द प्ली दैट इंटरेस्ट ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शन, तो वो क्या चाहते हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले, कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, स्पेशली द वर्किंग क्लास, माइट बी रिप्रेजेंटेड एंड टेकन केयर ऑफ बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडरशिप। तो जो वर्किंग क्लास के लिए वो बिहाफ पे बात करते हैं, और अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए भी, पर अंडर प्रिविलेज सेक्शन में भी स्पेशली वर्किंग क्लास के लिए, कि उनको अपना हक मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और उनका लीडरशिप का, उनका रिप्रेजेंटेटिव्स का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। कैपिटलिज्म भी रहे लेकिन आप हमको भी थोड़ा बहुत दो, मतलब बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन। देन और इसी को हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है कि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आ गया येलो वाला पॉइंट, तो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो बोलते हैं कि हम जो वर्किंग क्लास है ना वो एक साथ मिलके आ जाओ, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हमें फाइट करनी है, धावा बोल दो एंड ओवरथ्रो कर दो पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट ऑर्डर, और कंप्लीट सोशलाइजेशन लाने की जरूरत है, ठीक है। किसमें सोशलाइजेशन लाने की जरूरत है, कि आपका प्रोडक्शन का मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड, ये सब हम रेवोल्यूशन लाके, प्रोटेस्ट करके ही सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वाले हैं वो बात करते हैं वर्किंग क्लास जो है, स्पेशली वर्किंग क्लास के इकोनॉमिक राइट्स की वो बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक राइट्स हैं उनके, वो क्या है, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी का पार्ट है, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एंड वो बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स इट सीक्स टू अकोमोडेट और रिकंसाइल द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। तो ऑब्वियसली वर्किंग क्लास का जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको मद्देनजर रखते हुए आप उनको इकोनॉमिक राइट्स को, हार्मनी और इक्विलिब्रियम की वो बात करते हैं। ब्लू से मैंने बताया एवोल्यूशनरी, तो पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ना जहां जहां ब्लू से हाईलाइटेड है। देन रेवोल्यूशनरी जो है वो बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो इसको इसके खिलाफ है, तो जहां जो यहाँ पे पॉइंट होगा वहां उसका उल्टा यहाँ पे, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी और वर्सेस रेवोल्यूशनरी चल रहा है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव आ रहे हैं ज्यादातर, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स, जिसमें ये मानते हैं उसमें ये नहीं मानते, और जिसमें रेवोल्यूशनरी मानते हैं उसमें एवोल्यूशनरी नहीं मानते, सिंपल, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एकदम इसके खिलाफ है कि हमें डिफरेंट जो इंटरेस्ट है सोसाइटी में, अलग अलग इंटरेस्ट है, उनको हमें रिकंसाइल करना चाहिए, ऐसा वो नहीं मानते, ठीक है। रेप्यूटेट लिखा है ना यहाँ पे। इट सीक्स टू रिवर्स द पोजीशन ऑफ द डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पे एक बात देखो इनकी, ये बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास बन जाए, मतलब कैपिटलिस्ट जो है वो डोमिनेट हो,
और वर्किंग क्लास उनको डोमिनेट करे। मतलब कि डिपेंडेंट क्लास कौन थी पहले? वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास डिपेंडेंट ना रह के डोमिनेंट क्लास बन जाएगी और जो बुर्जुआ चीजें हैं वो डिपेंडेंट क्लास बनने चाहिए, ऐसा उनका मानना है कि मतलब सास भी कभी बहू थी वाला सीन होना चाहिए कि जो मैंने चला भाई तुम भी चलो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली टू डिस्ट्रॉय द कंडीशन ऑफ डोमिनेशन इटसेल्फ। और फिर जब हम जो डिपेंडेंट क्लास है वो डोमिनेंट क्लास बन जाएगी ना, रिवर्स हो जाएगी पोजीशन, तो धीरे धीरे वो, क्योंकि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं चाहेंगे, तो फिर वो क्या होगा, डोमिनेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा एंड हम एक क्लासलेस सोसाइटी पे पहुंच जाएंगे। अब देखो रेवोल्यूशनरी सारा ज्यादातर पॉइंट्स आपको मार्क्सिस्ट वाले दिखेंगे, क्लासलेस सोसाइटी, रेवोल्यूशन लाना है, डिपेंडेंट बोर्जुआजीज, कैपिटलिस्ट, ये सब चीजें। तो आप मार्क्सिस्ट और रेवोल्यूशनरी को एक साथ लेकर चलना, ठीक है। एंड एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है वो फैबियन सोशलिज्म से लिंक्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में आया था बहुत बार कि फैबियन सोशलिज्म के बारे में। तो फैबियन सोशलिज्म के लिए एक कीवर्ड लिखा हुआ होता है आपके मैच द फॉलोइंग में, पीसफुल को एक्सिस्टेंस। ये PYQ ही बता रही हूँ, पीसफुल को एक्सिस्टेंस। ओके, तो पीसफुल को एक्सिस्टेंस की ये बात करते हैं फैबियन सोशलिज्म। अब ये आया कहाँ था? सबसे पहले आया था इंग्लैंड में, और इसको सब बोला जाता है कि पहला जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म का पहला डॉक्ट्रिन, ठीक है, पहला ब्रांच जो निकल के आया था इससे एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के आइडिया से, वो फैबियन सोशलिज्म ही था। तो अगर आपको कभी स्टेटमेंट या कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म से सबसे पहले सबसे फर्स्ट सिस्टमैटिक डॉक्ट्रिन कौन सा है जो इंग्लैंड में आया था? वो था फैबियन। और आपको एक कंट्री का नाम भी याद रखना है कि फैबियन कहाँ आया था? इंग्लैंड में आया था, ठीक है। तो फैबुलस इंग्लैंड याद रख लो, फैब इंग्लैंड, या फैब ENG से हम इंग्लिश लिखते हैं ना, इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो फैब इंग्लिश। आपकी इंग्लिश तो बहुत फैबुलस है, ठीक है, ऐसा इंग्लिश फैबुलेशन मतलब इंग्लैंड है, और फैब से मतलब फैबियन। देन ये जो है ये सब्स्टिट्यूट लेकर आते हैं मार्क्सियन रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का, और अब ये मार्क्सिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को कुछ मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? ये रहे कुछ पॉइंट्स। दे बेस देयर इकोनॉमिक्स ऑन द रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट रेदर देन ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट क्या होता है मैं आपको भी थोड़ी देर में नीचे एक बॉक्स है उसमें सिखाऊंगी। तो अभी आप याद रखो कि फैबियन सोशलिज्म किस में मानता है? रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट। अभी हम ये पूरा पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, दे डिड नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्किंग क्लास फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। तो वो पूरी तरीके से वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। तो रेवोल्यूशनरी वाले तो बोलते थे ना कि हमें रेवोल्यूशन लाना है तो वर्किंग क्लास ही रेवोल्यूशन लाएगा, वही सब कुछ करेगा, वही माई बाप है, अपनी भगवान है टाइप्स। ये बोलते हैं नहीं, वर्किंग क्लास ठीक है, पर वर्किंग क्लास के अलावा मिडिल क्लास है जो कि आपको एक मतलब सोशलिज्म में हेल्प कर सकती है, सोशल चेंज ला सकती है। तो वर्किंग, अब ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या फैबियन सोशलिज्म ने वर्किंग क्लास को पूरी तरीके से हटा दिया था और सिर्फ मिडिल क्लास की बात की थी? सो नो, इट्स रिटन वर्ड प्ले यहाँ पे किया हुआ है थोड़ा सा, नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है कि एक्सक्लूसिवली वर्किंग क्लास में नहीं, मिडिल क्लास भी होना चाहिए, मतलब दोनों ही होने चाहिए। देन और ये मैंने आपको बता दिया था ये सेम, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की ही ब्रांच है, तो फैबियन वाले भी एवोल्यूशन वाली सारी बातें मानेंगे, राइट, जो मैंने आपको पीछे बताई कि ग्रेजुअली वो लाना चाहते हैं चेंज, नॉट इन अ सिंगल स्ट्रोक, की मतलब एक ही बारी में धप्पा नहीं करना उनको, राइट। और ग्रेजुअल डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए सोसाइटी में, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड इंटेलेक्चुअल फील्ड में। और बस, और इसमें क्या है, इसमें बट बाय डिग्री थ्रू द स्टेट एंड कोऑपरेटिव ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, एक बार पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। बस कुछ खास है नहीं इसमें, बाय डिग्री मतलब धीरे धीरे आपको चेंज करना है, क्या क्या चीजें चेंज करनी है स्टेट के थ्रू, और कोऑपरेटिव ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री को में चेंजेस लाने हैं। जो लेबर की पावर इंक्रीज होती जा रही है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस में, उसमें हमें धीरे धीरे चेंज लाने हैं। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है, एंड एजुकेशनल मूवमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, ये सारी जो चीजें हैं हमें कैसे करनी है? ग्रेजुअली करनी है, ठीक है, धीरे धीरे चीज लाना है। अब आ गया रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट क्या होता है। तो ये जो लॉ ऑफ रेंट था ये डेविड रिकार्डो ने दिया था, जिसके नाम पे ये रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट पड़ा, एंड ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इनका कहना था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है, और डिमांड बढ़ती है किसकी? फूड ग्रेन्स की बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी, एंड रेंट ऑन लैंड भी बढ़ेगा। अब फूड ग्रेन्स ज्यादा चाहिए लोगों को, तो उसको फूड ग्रेन्स को उगाने के लिए लैंड भी ज्यादा चाहिए, और लैंड ज्यादा चाहिए तो उस पर आपको रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। सो लैंडलॉर्ड को सबसे ज्यादा फायदा होगा किससे? कैपिटलिज्म की ग्रोथ से। तो ये था रिकार्डियन लॉ ऑफ रेंट, जिसमें फैबियन सोशलिज्म मानता था। जो फैबियन सोशलिज्म है वो सबसे पहली बार इंग्लैंड में आया था, ये मैंने बता दिया। कब आया था? 1884 में। ये भी एक फैक्ट है,
ठीक है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ रखा है। तो 1884 ये डेट्स भी पूछ लेते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। और ये जो फैबियन सोशलिज्म नाम है वो किससे निकला था? फैबियन नाम आया था क्विंटन फैबियस से, जो कि एक हैनिबल के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हैनिबल उनके एनिमी थे फैबियस के, और ये रोमन जनरल हुआ करते थे और इसके अगेंस्ट ही फाइट कर रहे थे, ठीक है। और दस इनका एक मोटो था, बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी। फॉर द राइट मोमेंट यू मस्ट वेट, अपना सही समय आने पे आप वेट करो, सही समय आने का वेट करो पेशेंटली, मतलब बहुत धैर्य के साथ। व्हेन वॉरिंग अगेंस्ट हैनिबल, तो हैनिबल उनके एनिमी, तो आप जब सही टाइम आएगा बस तभी आपको फाइट बैक करना है। दो मैनी सेंसर्ड हिज डिलेज बट व्हेन द टाइम्स कम यू मस्ट स्ट्राइक हार्ड, ठीक है। चाहे आपको कितनी ही देर क्यों ना हो जाए कि आपको डिले हो रहा है कि नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, नहीं, पर सही समय का इंतजार करो। इसमें भी बहुत बड़ी सीख है हमारी लाइफ के लिए भी कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही, मतलब आपका सही टाइम नहीं आया है, सही टाइम आने पे वो आपको दुगना होके मिलेगी या आपको बहुत मतलब एक प्रीशियसनेस के साथ मिलेगी, ठीक है। तो आप स्ट्राइक हार्ड करो। अब ये तो वॉर के सेंस में बात कर रहे हैं वैसे। और योर वेटिंग विल बी इन वेन इन फ्रूटलेस, अगर आपने सही समय आने पे मतलब क्या बोलते हैं उसको सर, आंख पे सही से निशाना नहीं लगाया ना, और आप तो आपका जितना भी जो इंतजार था वो सारा खराब चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वेन में चला जाएगा और फ्रूटलेस रहेगा, मतलब उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। तो ये फैबियन सोशलिज्म का जो फैबियस थे उसकी एक बहुत फेमस कोट है। और हैनिबल याद रखना उनके एनिमी थे। मार्क्सियन सोशलिज्म जो है वो क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशन को ही वो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम मानते हैं चेंज का, फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। मार्क्सियन सोशलिज्म यानी कि येलो कलर, येलो कलर यानी कि नेगेटिव कलर। नेगेटिव मतलब क्या था, मैंने बताया था रेवोल्यूशनरी, ठीक है। सो रेवोल्यूशन को ही मीडियम ऑफ चेंज मानते हैं कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आएगा तो रेवोल्यूशन के थ्रू ही आएगा। फैबियन वाले बोलते हैं भाई जरूरी थोड़ी है तुम हर बात में मोर्चा लेके चढ़ जाओगे एकदम फेमिनिस्ट की तरह कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो क्या। फैबियन बोलते हैं कि भाई ट्रांजिशन आएगा, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, वही सब। और मिडिल क्लास की वो बात कर रहे थे, मैंने बता दिया था, न्यू सोशल ऑर्डर लाने के लिए मिडिल क्लास का होना जरूरी है सोशल चेंज लाने के लिए। और फिर फैबिनिज्म जो है वो कब आता है, जब ग्रेट ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आई थी ना 1865 से 1885 में, तब फैबियन सोशलिज्म आया था। ऑल्दो इसकी शुरुआत 1883 में माना जाता है कि एज अ आइडियोलॉजी स्टैब्लिश हुआ था, तो ये स्टेटमेंट वाला बने पीछे ऊपर बता दिया था। देन वर्किंग क्लास को उस टाइम पे राइट टू वोट मिला था और ट्रेड यूनियंस जो थी उस टाइम लीगलाइज होने लगी थी, तो इसलिए जो उनका इन्फ्लुएंस था ना वो बढ़ता जा रहा था। वर्किंग क्लास का, ट्रेड यूनियंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था इस टाइम पीरियड में जब ग्रेट ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आई थी। इन सच अ स्टेट देयर वाज नो नीड ऑफ रेवोल्यूशन, तो ऐसी टाइम पे जब आपको राइट टू वोट मिल रहा है, ट्रेड यूनियन को लीगलाइज किया जा रहा है, आपको भी थोड़े थोड़े राइट्स मिल रहे हैं, तो भाई एडजस्ट करो ना, धीरे धीरे ही होगा, तो रेवोल्यूशन लाने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसी टाइम पे रेवोल्यूशन लाने की कोई जरूरत नहीं है। और फॉर इट वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड नीडेड ओनली टू बी यूज्ड फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको कोई ओवरथ्रो करके कोई नया सिस्टम लाने की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है उसी में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करो और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ धीरे धीरे। देन इसके बाद एक सेकेंड, द फैबियन Socialists address themselves to the task of democratic state and instrument of systematic social reform। तो उनके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक सोशल रिफॉर्म लाने के लिए डेमोक्रेटिक स्टेट का होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट शख्स आ चुके हैं हमारे बीच, सिडनी वेब। सिडनी वेब से भी मतलब यूनिक थिंकर्स में आते हैं और PYQ में आई गेस मैंने इनका नाम सुना है, लेकिन ये वो आते थे ना कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज, उसमें था शायद। एंड इनका एक मिशन ऑफ सोशलिस्ट इन्होंने बोला था कि दैट इट वाज रिक्वायर्ड टू नॉलेज बाय मींस ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसर्च, जो हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो अगर हमें सोशलिस्ट का जो मिशन है, ठीक है, वो पूरा करना है, हमें सोशलिज्म लाना है, तो हमें नॉलेज एक्वायर करनी होगी। और नॉलेज कैसे लानी होगी, रिसर्च करके। रिसर्च का किस चीज़ में रिसर्च करनी है, आपको इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में रिसर्च करनी है, ठीक है, विद द मशीनरी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझो, लेजिस्लेशन को यानी कि लॉज वगैरह को समझो, राइट। और एंड पुट टू देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एट द डिस्पोजल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एजेंसीज। और फिर इन सब रिसर्च का इस्तेमाल करके, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को पॉलिटिकल एजेंसीज के सामने पेश करो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। अब फेमिनिज्म में जो मेन थिंकर्स आते हैं ये है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वेब, ठीक है, बेट्रिक वेब, ये दोनों ही वेब है, ठीक है। वेब मतलब आप जाल बुन रहे हो, फैबुलस जाल, फैब, वेब, ठीक है, शॉ, फैबुलस शॉ,
शॉ से शॉल, ठीक है। तो एक फॉल्स फैबुलस शॉल थी आपके पास, एक आपको फैबुलस वेब दिखा, मतलब जाला दिखा मकड़ी का, बहुत फैबुलस था। और मैंने इंग्लैंड से भी याद करा दिया था कि आपकी फैबुलस इंग्लिश है, तो इंग्लैंड में वो शुरू हुआ था। सिडनी ओलिवर, ठीक है, ओलिवर बहुत अच्छा, ओलिवर का सुंदर सा फ्लावर है, तो आपको मुंह से फैबुलस ओलिवर लिख लो। ग्राहम वॉलास, ठीक है, वॉलास एंड DDH कोल। तो इन सबके साथ आप फैब वर्ड जोड़ के याद रखोगे, 2-3 बार बोलोगे, हो जाएगा। एक फैबुलस सी वॉल है, फैबुलस आपको कोल दिखा, मतलब कोयला दिखा, राइट, वैसा कुछ। तो ये सारे इसके फेमिनिन सोशलिज्म के थिंकर्स हो गए। एंड अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कर लेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आ गया तो हमें याद रहना चाहिए। प्लस फेमिनिस्ट सोशलिज्म का एवोल्यूशनरी के साथ ही रखना, ठीक है। तो एवोल्यूशन वाले पॉइंट याद है तो फैब वाले भी याद रहेंगे। तो ये बात करते हैं इमेंसिपेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। तो लैंड को इमेंसिपेट करना है और इंडस्ट्रियल कैपिटल को इमेंसिपेट करना है। किससे इमेंसिपेशन किससे चाहिए आपको? इमेंसिपेशन चाहिए इंडिविजुअल से, क्लास ओनरशिप से, इन्वेस्टिंग देम इन द कम्युनिटी। और एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में ये लैंड या एक पर्टिकुलर क्लास के हाथ में ये इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल कैपिटल के, मतलब इन द हैंड्स ऑफ फ्यू नहीं होना चाहिए कि एक इंडिविजुअल के पास ही है सारा लैंड या एक क्लास के पास ही है, ठीक है। वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के साथ पास होना चाहिए ये लैंड ओनरशिप और इंडस्ट्रियल कैपिटल, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जनरल बेनिफिट के लिए, ताकि सबको इक्विटेबल शेयर मिल सके। ये इतनी सी बात थी। और इसमें ये था कि इमेंसिपेट करना है वर्कर को थ्रू द ट्रांसफर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल टू द कम्युनिटी एज अ होल, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटल को हमें कम्युनिटी के पास रखना है। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फेमिनिज्म का? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। हाँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने शायद हाईलाइट भी नहीं किया, बस सिंपल सा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब तब सबको पता ही है, ठीक है। सबको इक्वल राइट अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने लैंड वगैरह को इमेंसिपेट कर सकें। और देन दिस द फैबियन सोसाइटी एम्ड एट स्प्रेडिंग सोशलिस्ट आइडियाज। देन इसमें आ गया सिडनी वेब का, ये पूछ सकते हैं राइटिंग्स। तो फैबियन एसेस किसका है? सिडनी वेब का है, ठीक है। तो अब पूरा इतने सारे ऐसे लिखे कि पूरा जाल ही बुन दिया इसने, ऐसे लिख के ऐसे का जाल बना दिया, वेब बना दिया मतलब। और इसको पढ़ना शॉन एडिट किया था। कभी कभी तो एडिटर पे पूछ लेते हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये बात करते हैं इस फेबियन एसेज में ऑर्गेनिक चेंजेस की, एक कि अगर आपको कैसे क्या क्या ऑर्गेनिक चेंजेस आए हैं हमारी सोसाइटी में फेबियन सोशलिज्म के आने के बाद। तो डेमोक्रेटिक हो गई सोसाइटी एंड दस एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक होगी तो ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को ये एक्सेप्टेबल होगा। ग्रेजुअल होगी, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे तो लोग उसको आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे, तो उनको किसी तरीके का डिसलोकेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। अब कभी ओवरथ्रो होता है तो लोग माइग्रेशन कर लेते हैं, उनका घर बार उनको छोड़ के जाना पड़ता है, अचानक से कुछ हो जाता है ऐसा पार्टीशन जैसा। तो ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, तो उनको डिसलोकेट नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएंगे, या फिर जैसा देश वैसा भेष, धीरे धीरे ढल जाएंगे उस चीज में। और रेट ऑफ प्रोग्रेस जो है रैपिड तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे रेट ऑफ प्रोग्रेस भी, ग्रेजुअल रेट ऑफ प्रोग्रेस आपको वहां देखने को मिलेगा। और नॉट रिगार्डेड एज इमोरल, ठीक है। और ये किसी तरीके का वहां पे जो अगर हम ग्रेजुअल चेंज लाएंगे ना तो किसी को ये इमोरल भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड डज नॉट सब्जेक्टिवली डिमोरलाइजिंग देम, तो उनको ये डिमोरलाइज नहीं करेगा कि मतलब डिमोटिवेट नहीं करेगा ये चीज, ठीक है। तो इमोरल भी नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और पीसफुल होगा। तो पीसफुल चीजें जो है वो फैबियन से जोड़ी जाती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल। उसके बाद फैबियन सोशलिज्म ये कन्विंस करने में सक्सेसफुल थे कि जो स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज है वुड ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म डेमोक्रेसी इनटू सोशलिज्म। सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो डेमोक्रेसी को सोशलिज्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर सिडनी ओलिवर है, वो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करती है। तो कहीं पे भी आपको कोई ऐसा कोड दिखे, ठीक है, जो यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहा हो और वो कहीं ना कहीं वो सोशल मोरालिटी के साथ उसको लिंक कर रहा हो, स्कूल की बात कर रहा हो, ठीक है, तो आप सिडनी ओलिवर को टिक करके आना। और मोरल बेसिस ऑफ सोशलिज्म इन्होंने बताया था और बोला था कि यूनिवर्सल एजुकेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है ताकि हम वर्कर्स को, वर्किंग क्लास को इमेंसिपेट कर सकें, ठीक है, उनकी लाइफ में एक बदलाव ला सके, उनको फ्री कर सके। और सोशल मोरालिटी का जो आइडिया है वो कैसे आएगा? जब आप लोगों को एजुकेशन देना शुरू करोगे तो वो सोशली मोरल भी बनेंगे। तो ये सब बातें हैं, इसमें भी ये सब बातें लिखी हुई हैं। देन फ्रेडरिक लासवेल, ये जो है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सोशलिज्म है, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी। इसके जो मेन थिंकर है वह फर्डिनांड लाससेल। तो
जो लासवेल थे, जो फर्दिनांड लासवेल थे, उन्होंने मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया था, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, सो फार एज इट इम्प्लाइड दैट द राइज ऑफ द वर्किंग क्लास एंड द कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ द कैपिटलिज्म वाज इनएविटेबल। तो उन्होंने बोला था कि जब वर्किंग क्लास का राइज होगा और धीरे धीरे कैपिटलिज्म का डिक्लाइन होगा, ये होना तो इनएविटेबल है, मतलब ये तो होना ही होना है। इनएविटेबल मतलब क्या होता है कि होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें इस बात में फर्दिनांड लासवेल मानते थे कि हाँ भाई कैपिटलिज्म का डिक्लाइन होगा, वर्किंग क्लास का राइज होगा, इसको रोका नहीं जा सकता। वर्किंग क्लास शुड ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे ये यूनिक पॉइंट है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सोशलिज्म है जो ये बोलता है कि वर्किंग क्लास को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होना चाहिए, जो वर्किंग क्लास को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे वर्किंग क्लास आ जाए और पॉलिटिक्स आ जाए या पॉलिटिकल पार्टी जैसे वर्ड्स आ जाए, मतलब वो वहाँ पे फर्दिनांड लासवेल की बात हो रही है या फिर जर्मन सोशल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी जो कि एक टाइप ऑफ सोशलिज्म है। तो ये बोलते थे पहले इंसान, जिससे मतलब वर्किंग क्लास को पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, पॉलिटिकल पार्टी बना लो सारे वर्कर्स मिलके, और फिर इससे क्या होगा, आपको यूनिवर्सल सफरेज मिलेगा, इक्वल सफरेज और डायरेक्ट सफरेज मिलेगा, मतलब आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। फिर आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे और आपके पास एक लीगल पावर भी आ जाएगा जब आप पॉलिटिक्स में एंटर होगे। ठीक है, तो आप पॉलिटिकली भी इफेक्टिव हो जाओगे। और फिर उससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल ट्रांजिशन होगा कैपिटलिस्ट स्टेट से किसकी तरफ, वर्कर स्टेट की तरफ। तब स्टेट कैपिटलिस्ट ना रहकर वर्कर स्टेट भी रहने लगेगा, मतलब वहां पे कैपिटलिज्म तो होगा लेकिन वर्कर्स की भी सुनी जाएगी क्योंकि वो भी पावर में है, वो भी उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी है। और ये सब एक डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कहलाए जाएंगे। ठीक है, सो मतलब आपको डेमोक्रेसी में रहकर ही आपको डेमोक्रेटिक तरीके से ही आपको पावर मिल जाएगी। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, एवोल्यूशनरी का। मैंने लिखा ना ब्लू से जितने भी एवोल्यूशनरी वाले हैं, रिविजनिज्म भी एवोल्यूशनरी का ही एग्जांपल है। इनफैक्ट इसको रिविजनिज्म को ही एवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। अनदर इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे सिनोनियम है। एडवर्ड बर्नस्टीन इसके फाउंडर थे रिविजनिज्म के, या फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। इससे एक PYQ आया था कि हु इज द फादर ऑफ एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, तो एडवर्ड बर्नस्टीन और रिविजनिज्म। ठीक है, देन ये क्या क्या चीजों में बिलीव करते थे कि क्लास स्ट्रगल हैड बिकम लेस इंटेंस बिकॉज द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास हैड इम्प्रूव्ड। तो उनका ऐसा मानना था कि जो क्लास स्ट्रगल है ना वो कम होती जा रही है। जो उन्होंने फाइंडिंग्स देखी, स्कूल ऑफ थॉट ने रिवाइज किया चीजों को और बताया कि ये पहले जैसी बातें नहीं रही है, अब कुछ अलग बातें हो गई है। तो क्लास स्ट्रगल जो है वो कम होता जा रहा है और वर्किंग क्लास की कंडीशन इंप्रूव हो रही है, ना कि डिटोरेट हो रही है। तो ऐसे में आपको रेवोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास स्ट्रगल तो अच्छा कम होता जा रहा है ना। ठीक है, इतना इंटेंस नहीं है पहले की तरह। मिडिल क्लास जो है एक्सपेंड होती जा रही है, ना कि श्रंक। ठीक है, तो मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, तो मिडिल क्लास बढ़ेगा तो रेवोल्यूशन ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपना हक मिल रहा है। और लार्ज एरियाज ऑफ इंडस्ट्री हैड रिमेन इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी भी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ही कर रही है, ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि लार्ज एरियाज ऑफ इंडस्ट्री अभी भी किसके पास है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के पास है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ सेटअप हो रखी हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो गई है या उनके पास बहुत कम पैसा है। नहीं, अभी भी एक बहुत बड़ा अमाउंट इंडस्ट्री का जो सेल्स वगैरह आती है इनके पास, या लोग डिपेंडेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। रेवोल्यूशन आप तब जाओ कि पूरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया और आपके पास जगह ही नहीं है। तो ये सारे रिविजनिज्म थॉट में आते हैं, बर्नस्टीन बोलते हैं। और सोशलिज्म जो है वो बोलते हैं कि एक मूवमेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोशलिज्म क्या है, एक मूवमेंट है, ना कि हमारा अल्टीमेट गोल। हमारा गोल ये नहीं है कि हमें भाई सोशलिज्म अचीव करना है, नहीं, सोशलिज्म के थ्रू हमें बाकी चीजें अचीव करनी है। एक मूवमेंट की तरह हम उसको लेकर चल रहे हैं। कार्ल कॉट्स्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बुक आती है PYQ में बहुत बारी पूछी गई है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो बता दूंगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कार्ल कॉट्स्की आपको याद हो तो आप बता देना। डिफेंड करते हैं मार्क्सिज्म की थ्योरीज को, मार्क्सियन थ्योरीज को। जो मैंने अभी येलो से किया हुआ है, तो मतलब कार्ल कॉट्स्की किस में आ गए, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म में आ गए। क्यों, क्योंकि ये मार्क्सियन थ्योरीज को डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, एंड बर्नस्टीन जो है मार्क्स के जो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, उसको वो रिजेक्ट करते हैं। कि जो हिस्ट्री का मैंने आपको बताया था ना, साइकिल फ्यूडलिज्म आया, ये आया, क्लासेस सोसाइटी आ जाएगी, फिर लास्ट में कम्युनिज्म आ जाएगा, ये सब तो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, which implies the inevitability of class conflict as a road to socialism। क्योंकि ये जो थ्योरी थी ना मार्क्स की, मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वो ये कहती थी कि जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो इनएविटेबिलिटी, मतलब कि होगा ही होगा। ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का होना मतलब एक वैसा ही है कि जैसे
किसी चीज़ का ना होना, और मतलब एक मुहावरा याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो मतलब क्लास कन्फ्लिक्ट का होना ही होना है, और वो सोशलिज्म तभी आएगा जब क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, तो इसको नकारा नहीं जा सकता, ये इनएविटेबल है। अब ये जो थ्योरी थी मार्क्स की, उसमें बर्नस्टीन नहीं मानते थे कि भाई क्लास कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है सोशलिज्म लाने के लिए। वो बोलते नहीं, बिना क्लास कन्फ्लिक्ट के भी आप सोशलिज्म ला सकते हो। तो वो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी प्रेफर करता हूँ, और डेमोक्रेसी में भी लिबरल डेमोक्रेसी। तो आपको याद रखना कि एडवर्ड बर्नस्टीन किसके सपोर्टर है, कौन से डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, या रिविजनिज्म जो थॉट है वो किस में बिलीव करता है, या फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म किस में बिलीव करता है, तो लिबरल डेमोक्रेसी में। और ये PYQ में एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, लिबरल डेमोक्रेसी इज अ वेरी सबस्टांस ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म का एक बहुत कोर आइडिया है लिबरल डेमोक्रेसी। उसमें ये मानते थे जेन्युइन पार्टनरशिप होनी चाहिए सारे एडल्ट सिटीजन्स की इन अ लिमिटेड गवर्नमेंट एज देयर जॉइंट इंटरप्राइज। ठीक है, एंड देन सिंडिकलिज्म आया था हमारा फ्रांस और लैटिन कंट्रीज में। देन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंडिकल से आपको सबसे पहले लेबर यूनियन ही याद रहना चाहिए, हमेशा हमेशा हमेशा। तो लेबर यूनियन एंड देयर फेडरेशंस की ये बात करते हैं। फ्रांस और लैटिन कंट्रीज में ये डेवलप हुआ था सिंडिकलिज्म। ये भी किसकी ब्रांच है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की है, क्योंकि मैंने ब्लू से किया हुआ है। एज सेल्स ऑफ फ्यूचर सोशलिस्ट ऑर्डर, तो ये हमारे क्या है, सेल यानी कि पावर, जैसे हमको कोर, ठीक है, जिससे जो नहीं होगा तो हमारी सोशलिज्म चलेगा नहीं। तो सोशल ऑर्डर के लिए, सोशल ऑर्डर में मतलब का जो फ्यूचर है उसमें चेंज आने के लिए, सोशलिज्म के लिए हमारी लेबर यूनियन और फेडरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिंडिकलिज्म। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ लेबर यूनियन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, कि लेबर यूनियन को पॉलिटिकल पार्टीज से अलग कर दो, एकदम अलग कर दो। ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। एंड सिंडिकलिज्म को अगर हम शॉर्ट में बताएं तो एक क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ मार्क्स को एक्सेप्ट करता है, मार्क्स की क्लास स्ट्रगल थ्योरी को एक्सेप्ट करता है। इट प्रीज अबॉलिशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेट, और पॉलिटिकल स्टेट को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा वो बोलता है। प्लस इट अर्ज्ड इंडस्ट्रियल एक्शन एज द ओनली इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज। तो अगर आपको रेवोल्यूशनरी चेंज लाना है तो इंडस्ट्रियल एक्शन में चेंज लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल चेंज लाना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ब्लू आ गया तो मतलब रेवोल्यूशनरी की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ये सिंडिकलिज्म, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स रेवोल्यूशनरी के आ जाएंगे, बट एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में ही सिंडिकलिज्म मानता है ऑल पावर वुड बी गिवन टू द प्रोड्यूसर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल यूनियंस एज द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें, उसके लिए सारी सोसाइटी के जितना भी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी पावर किसके पास होनी चाहिए, प्रोड्यूसर के पास, ट्रेड के पास, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल यूनियन के पास। तो यूनियन की बात जहाँ हो रही है मतलब सिंडिकलिज्म की वहाँ बात हो रही है। ये कीवर्ड्स आप कैच करते जाओ, लिखते जाओ कहीं। और फ्रांस में ये बहुत सक्सेसफुल हुआ सिंडिकलिज्म, मैंने आपको बताया फ्रांस में आया और लैटिन कंट्रीज में आया था। तो फ्रांस में बहुत सक्सेसफुल हुआ। कैसे सक्सेसफुल हुआ, वर्कर्स को अपने एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए सिंडिकलिज्म की वजह से, ये जो मूवमेंट आया था। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने सिर्फ वर्कर्स पे नहीं, कंज्यूमर्स के राइट्स पे भी फोकस करना शुरू किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सोशलाइजेशन विदाउट स्टेट। सोशलाइजेशन विदाउट स्टेट किसका स्लोगन है, ये है सिंडिकलिज्म का। ठीक है, इट अपोजिशन टू द स्टेट टू टू मेजर फॉर्म्स। अब इन्होंने स्टेट को अपोज किया था तो दो फॉर्म्स में अपोज किया था। पहला कि स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो इंडस्ट्री को कंट्रोल करे, तो ये एक तरीके से स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, कौन, सिंडिकल, कि हमारे पे ट्रेड यूनियन को अलग रखो, इंडस्ट्रियल यूनियन को अलग रखो, प्रोड्यूसर, ये सारे ये एक तरफ, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स को अलग रखो, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें, हमें ऑटोनॉमी चाहिए बेसिकली। तो इंडस्ट्रीज को जो है स्टेट कंट्रोल ना करे, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, शुड बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट एंड काउंटर बैलेंस द पावर ऑफ स्टेट। तो हमारा जो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो यूनियंस वगैरह जो है हमारी, वो इंडिपेंडेंट हो, ताकि जो स्टेट की पावर को हम बैलेंस कर सके। राइट, नहीं तो स्टेट तो बहुत ज्यादा पावर में आ जाएगा कि सब कुछ वही मैनेज कर रहा है। तो देन गिल्ड सोशलिज्म आया था 20th सेंचुरी में, कहाँ आया, इंग्लैंड में आया था। अब इसको बोला जाता है कि इन्होंने जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म था और जो एंशियंट गिल्ड सिस्टम चलता आ रहा था, वही ग्रुप वाला सिस्टम, गिल्ड जो बनाते थे, ठीक है, उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे ना, सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स ले लिए, सोशलिज्म के अच्छे पॉइंट्स ले लिए, एंशियंट गिल्ड सिस्टम के अच्छे पॉइंट्स ले लिए, और गिल्ड सोशलिज्म की शुरुआत हुई। ब्रिटिश लेबर मूवमेंट से इसका ओरिजिन हुआ था 1916 टू 1926। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखना, 16 से 26, 16 से 26, 16 से 26 गिल्ड। ठीक है, एंड मार्क्सियन एम्फेसाइसिस ऑन क्लास स्ट्रगल।
तो इन्होंने किस किस की बात की थी? क्लास स्ट्रगल की, सिंडिकल ने भी इसकी बात की थी। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था क्लास स्ट्रगल को, कि क्लास स्ट्रगल तो होना ही है भाई। तो मार्क्सिज्म एम्फसाइजेस ऑन क्लास स्ट्रगल को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया, गिल्ड सोशलिज्म वालों ने। इसका जो यूनिक पॉइंट है जो आया है पेपर में, वो है एबॉलिशन ऑफ वेज सिस्टम। तो अबॉलिशन ऑफ वेज सिस्टम की बात करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन में आया था बेसिकली, ये वाला जो पैराग्राफ था पूरा का पूरा गिल्ड सोशलिज्म का है। अबॉलिशन ऑफ वेज सिस्टम की बात करते हैं एंड डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल, कि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। मॉडिफाई सिंडिकलिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर साइड बाय साइड विद द वर्कर। और वो चाहते थे कि सिंडिकलिज्म को मॉडिफाई करना चाहते थे बाय इंट्रोड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर का आपको याद है, कंज्यूमर किसमें थे? इससे पहले जो हमने पढ़ा, सिंडिकलिज्म ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंज्यूमर के राइट्स पे फोकस किया था, वेयर एज गिल्ड सोशलिज्म ने भी इस पे फोकस किया था। सिंडिकलिज्म गिल्ड सोशलिज्म के कुछ पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो उसको याद रखना। बस इसका यूनिक पॉइंट अबॉलिशन ऑफ वेज सिस्टम है। देन उन्होंने ओल्ड स्टेट को अबॉलिश किया, जो कि ओल्ड स्टेट यानी कि ऐसा स्टेट जो कि एक्सप्लॉयटेशन करता था, पहले कैपिटलिस्ट था, ठीक है। हाउएवर इट इंसिस्टेड ऑन अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने बदले में किसको फोकस किया, इंसिस्ट किया या फोकस किया? न्यू ऑर्गेनाइजेशन पे। अब न्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जितनी भी सिविक एक्टिविटीज हैं वो नेसेसरी होती है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ऐसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? जो कि अपोज करे कम्युनिज्म को, ठीक है। और जितनी भी कलेक्टिविस्टिक सोशलिज्म की जितनी भी फॉर्म्स है, ठीक है, नहीं सॉरी अपोज ना करे, स्ट्रांगली अपोज, हाँ अपोज करे, ठीक है। स्ट्रांगली अपोज नॉट ओनली द कम्युनिज्म बट ऑल्सो द ऑल फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिविस्टिक सोशलिज्म। तो इसको वो ऐसा सोशलिज्म चाहते थे। गिल्ड सोशलिज्म जो है किसको अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है कम्युनिज्म को और कलेक्टिव सोशलिज्म को। तो ये पॉइंट लिख लो नोट्स में, गिल्ड सोशलिज्म दो चीजों को अपोज करता है। कौन कौन? कम्युनिज्म एंड कलेक्टिव सोशलिज्म। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच सिंडिकलिज्म। देखा आ गया ना, सिंडिकलिज्म के पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे थे, मतलब ये फ्रेंच सिंडिकलिज्म से इंस्पायर्ड था। एंड ब्रिटिश गिल्ड सोशलिज्म ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम फ्रेंच सिंडिकलिज्म। लेकिन अब जो ब्रिटिश का, ठीक है, जो गिल्ड सोशलिज्म ब्रिटिशर्स का है और जो फ्रांस में जो सिंडिकलिज्म था, उसमें क्या फर्क है अगर वो इससे इंस्पायर्ड है? तो फर्क इतना है कि बिकॉज ऑफ इट्स एफिनिटी विद द ब्रिटिश लिबरल ट्रेडिशन एज मैनिफेस्टेड इन द प्लूरिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी। तो ब्रिटिश गिल्ड सोशलिज्म का और फ्रेंच सिंडिकलिज्म में एक डिफरेंस ये है, एक तो अबॉलिशन ऑफ वेज सिस्टम वाला, दूसरा कि ब्रिटिश लिबरल ट्रेडिशन में वो ज्यादा क्लोज थे, उनका ट्रेडिशन वो ज्यादा फॉलो करते थे, लिबरल ट्रेडिशन, ठीक है, थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव था मतलब बेसिकली, एंड प्लूरिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी में बिलीव करते थे। क्रिटिकल अप्रेजल देख ले तो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में आज के टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता है, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आया था, स्पेशली इंडिया में भी एवोल्यूशनरी सोशलिज्म ही आया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया में भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम होने लगी, इनइक्वालिटीज मतलब कम होने लगी, क्योंकि एवोल्यूशन आया था इंडिया में, धीरे धीरे चीजें हुई, ग्रेजुअली हुई, अचानक से नहीं हुई, ठीक है। देन एक सेकेंड, नो कोहेरेंट डॉक्ट्रिन, लेकिन इसके ऊपर इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है उसका कोई कोहेरेंट डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है। उसका मतलब आप एक ऐसा नहीं देखोगे कि एक ही आइडियोलॉजी है जो लेकर चल रहा है, उसकी इतनी सारी ब्रांचेस हो गई हैं और हर ब्रांच कुछ अलग अलग बात कर रही है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो फैबियन सोशलिज्म, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये सारे एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के ही क्या है? वेराइटीज हैं, ब्रांचेस हैं, स्कूल हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन पे वो स्टिक नहीं है, उसी के इतने सारे पार्ट्स बन चुके हैं, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोई एक कोहेरेंट मतलब एक ठोस डॉक्ट्रिन नहीं है, डॉक्ट्रिन मतलब आइडिया, नॉट बेस्ड इन द वर्किंग क्लास। तो अभी वर्किंग क्लास की बात नहीं करता कौन? एवोल्यूशनरी, ठीक है। जैसे सिंडिकलिज्म हो गया, गिल्ड सोशलिज्म हो गया, ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट वर्किंग क्लास। सिंडिकलिज्म में हमने देखा वर्किंग क्लास की बात कर रहे थे, गिल्ड सोशलिज्म में भी वर्किंग क्लास की बात कर रहे थे, बट जब फैबियन सोशलिज्म हमने पढ़ा था तो वो मिडिल क्लास की बात कर रहा था, वर्किंग क्लास को इतना फोकस नहीं कर रहा था, मतलब एक्सक्लूसिवली तो नहीं, हाँ मतलब वर्किंग क्लास को इन्वॉल्व किया था लेकिन मिडिल क्लास को भी इन्वॉल्व किया था। सो ये सारी बातें हैं कि पूरी तरीके से एवोल्यूशनरी सोशलिज्म वर्किंग क्लास पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जो फैबियन सोशलिज्म था वो बात करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ फॉर द सोशल गुड, या पूरा का पूरा जो नेशनल वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो अच्छे कामों के लिए, सोशल गुड के लिए, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रेदर देन फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन लाइक द वर्कर्स। तो आप सिर्फ वर्कर्स को मत दो अब, क्योंकि और बाकी जितने भी और भी सोसाइटी में जितने भी अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है उन सब में आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से वर्कर्स के लिए
टिल्ट नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली ये ऐसी बातें के लिए कौन क्रिटिसाइज करेगा, रेवोल्यूशनरी वाले ही क्रिटिसाइज कर रहे थे ना कि आप वर्किंग क्लास को क्यों नहीं फोकस कर रहे हो, सबको ही फोकस करने लग गए, ठीक है। और ये लिबरल डेमोक्रेसी को की कैपिटलिज्म जो है वो एक्सेप्ट करता है लिबरल डेमोक्रेसी को एज एस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात यहाँ पे देखते हैं, सेफ्टी वॉल फॉर कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो ये इससे माना जाता है कि जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है कहीं ना कहीं वो एक सेफ्टी वॉल बन गया है कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए कि आप मतलब, क्योंकि देखो ना, रेवोल्यूशन वाले तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बोर्जोजी स्टेट को बचाने की जिम्मेदारी किसने लिया, रेवोल्यूशनर वालों ने। वो बोलते हैं ना कि कैपिटलिज्म भी रहे और तुम भी रहो, मतलब दोनों साथ में मिलके एंजॉय करेंगे, ठीक है। तुम कुछ तुम मानो, कुछ हम माने, और बीच का एडजस्ट कर ले। तो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए जो सेफ्टी वॉल्व है, जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, जो उनको लेजिटिमाइजेशन दे रहा है, ठीक है, और कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म नहीं होने दे रहा, वो कौन है, ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, ठीक है। कौन है, एवोल्यूशनरी, क्योंकि मैंने ब्लू से लिखा हुआ है ना, अब आपको समझ आ गया होगा। इट इज अ डिवाइस टू मेंटेन मार्केट सोसाइटी सिस्टम विद सर्टेन मॉडिफिकेशन, बस आपने मार्केट में कुछ बदलाव कर दिए, कुछ मॉडिफिकेशन कर दी और आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ऐसा एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। नो सोसाइटी कैन फंक्शन एफिशिएंटली विदाउट एडुकेट इंसेंटिव्स, सही बात है, कोई भी सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर सकती जब तक उसको अच्छे से इंसेंटिव्स ना मिले। इवन प्योर सोशलिस्ट सिस्टम फेल्ट द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ मॉडिकम ऑफ मार्केट प्रिंसिपल्स टू मेंटेन एफिशिएंसी। तो किसी भी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए मार्केट प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो मार्केट प्रिंसिपल्स भी होंगे और साथ ही साथ बाकी आपका सोशलिस्ट सिस्टम भी वर्क करेगा, ठीक है। तो सोशलिस्ट सिस्टम कभी भी प्योरली अकेला काम नहीं कर सकता, उसको मार्केट प्रिंसिपल्स की भी जरूरत है। मार्केट सोशलिज्म क्या होता है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शंस आर हेल्ड इन पब्लिक ऑनरशिप, ठीक है। मार्केट सोशलिज्म ही सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं एवोल्यूशनरी वाले कि मार्केट सोशलिज्म का होना जरूरी है कि सोशलिज्म भी हो और मार्केट प्रिंसिपल्स भी फॉलो, मतलब पब्लिक ओनरशिप किसके पास होगी, जो मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शंस होंगे वो पब्लिक ओनरशिप होगी उनकी, ठीक है। सोशल प्रोडक्शन किसके हाथ में, पब्लिक ओनरशिप के पास है, ना कि प्राइवेट के पास। बट लेकिन मार्केट सोशलिज्म में ये होता है कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि कितना रिसोर्सेज कहाँ लगेगा, ठीक है। मींस तो पब्लिक ओनरशिप है कि कैसे होगा, लेकिन रिसोर्सेज का एलोकेशन कि कौन कितना रिसोर्सेज यूज करेगा वो मार्केट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि भाई इस मार्केट में इतनी डिमांड है तो यहाँ पे इतने रिसोर्सेज चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गरीबों में ज्यादा रिसोर्सेज बांट दो और वहां पे इतनी डिमांड नहीं है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये मार्केट प्रिंसिपल्स ही डिसाइड करेंगे। मार्केट प्रिंसिपल्स में कौन होता है, हमारे प्राइवेट सेक्टर एक तरीके से। 10 प्रोडक्ट मार्केट, और या फिर आप बोल लो बुर्जुआजीज, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट कम इनटू एग्जिस्टेंस साइड बाय साइड। तो ये जो है साइड बाय साइड आएंगे विद द सोशलिस्ट सिस्टम। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मर्ज, प्रोडक्ट मार्केट है, लेबर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, एक साथ आएंगे साइड बाय साइड विद द सोशलिस्ट सिस्टम। अब कंक्लूजन में आए तो कंक्लूजन, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म बहुत इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम कैपिटलिज्म को रिग्रेसली मिटिगेट कर सकते हैं। और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सिर्फ एक इल्यूजन है कॉमन वेलफेयर का, कि मतलब आपको दिखा रहे हैं कि देखो हम वेलफेयर कर रहे हैं, बस सच्ची में नहीं कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि देखो कर रहे हैं, ठीक है। बाय ग्रांटिंग स्मॉल, छोटे छोटे कंसेशन दे दिए, छोटी छोटी रिलीफ दे दी, हल्का सा 10 रुपए का आपका वेज बढ़ा दिया, तो बस आपको ऐसे दूर दूर से खुश करा जा रहा है। पर रियलिटी ये है कि उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। बस पहले से ज्यादा कंडीशन इंप्रूव कर दिया, नथिंग। और यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। मार्क्सियन सोशलिज्म वही, ठीक है, इमर्ज हो रहा है, इमरजेंस हो रहा है क्लास कॉन्शियसनेस का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इज नाउ रिगार्डेड नॉट ओनली पॉसिबल बट लॉजिकल एंड इवन इनएविटेबल। तो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का कॉम्बिनेशन आज के टाइम पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लॉजिकल भी है, डेमोक्रेसी है तो सोशलिज्म का होना भी जरूरी है, तो लॉजिकल भी है ये बात, और इनएविटेबल मतलब इसको होना ही होना है, ठीक है। तो ये इसको एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, ये दो जिसमें एक जंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। देन फासिज्म आएगा। फासिज्म में हमें बस कुछ, हमारे इसका पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस कुछ थिंकर्स पढ़ने हैं इसमें और उनकी बुक्स पढ़नी है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी बहुत लंबा लेक्चर हो गया आई गेस, मैंने सोचा था फासिज्म और अनार्किज्म के कुछ थिंकर्स करा दूंगी, पर नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, कोई नहीं। थक भी गए होगे, और ऐसा होता है कि ह्यूमन ब्रेन 45-50 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाता है, थक जाता है। सो मैं आपको थकाना भी नहीं चाहती हूँ, मैं खुद भी थक गई हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।